नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 जो हिस्ट्री इतिहास का पेपर मॉडल पेपर 3 है संजीव डेश्वर का, वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में 70 से 80% तक क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप जो अच्छी तरीके से देखिएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 टू 12 को ज्वाइन करिएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, अगर उनको नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के अवश्य देखिएगा, और प्ले लिस्ट की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस पेपर को और देखते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। जहाँ पर पहला सवाल है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी एबीसीडी से रिलेटेड है। जहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? IIM व्हीलर, SR राव, कनिंघम, बीबी लाल। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा कनिंघम है, जो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है उसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे? कनिंघम। दूसरा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, हर्षचरित के लेखक हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कौटिल्य, मयूर। तो हर्षचरित जो रचना है किसने की है? तो ये की है बाणभट्ट ने। अगला तीसरा सवाल है, पितृवंशिता वंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। कन्या को शिक्षा दिलाना, कन्यादान, पुत्र की देखभाल, पुत्र का विवाह। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा बे ऑप्शन, यानी कन्यादान, जो पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया था वो है कन्यादान। अगला 4 नंबर सवाल है, इब्न तूता का जन्म हुआ था। इब्न तूता का जन्म कहाँ पर हुआ? भारत, ओमान, तुर्की, तंजीर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 का है हमारा, वो तंजीर जो है यहाँ पर है इब्न तूता का जो जन्म हुआ है। अगला हमारा सवाल है 5वां, वो है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की जो दरगाह है वो निम्न में से कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और अजोधन। तो यहाँ पर जो आंसर है हो जाएगा अजोधन के अंदर है, जो शेख फरीदुद्दीन की गंज ए शक्कर की दरगाह स्थित है। कहाँ पर है? अजोधन के अंदर। अगला हमारा सवाल है, नयनार किस मत से संबंधित थे? मोस्ट सवाल है, नयनार किस मत से संबंधित थे? वैष्णव मत से, शैव मत से, बौद्ध मत से, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो नयनार है वो शैव मत से संबंधित थे। अगला हमारा 7वां सवाल है, वो है हम्पी के भग्नावशेषों की जो खोज है वो किसने की? कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने, और मैके ने, कर्नल कोलिन मैकेंजी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो द ऑप्शन हमारा कर्नल कोलिन मैकेंजी ने है, जो हम्पी के भगवान अवशेष है वो उसकी है जो खोज की है। अगला हमारा मोस्ट सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर में साम्राज्य की जो सेना प्रमुख होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? राय, नायक, ख्वाजा, सुल्तान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा 8वें क्वेश्चन का ब है, नायक है, जो इसको यहाँ पर कहते थे। जो विजयनगर साम्राज्य के जो सेना प्रमुख होते थे उनको नायक कहा जाता था। अगला 9वां सवाल है हमारा, पंजाब में शाह नहर की जो मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई? तो यहाँ बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा और शाहजहाँ द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर द है ये हमारा सही हो जाएगा, शाहजहाँ द्वारा पंजाब में शाह नहर की जो मरम्मत करवाई गई। अगला 10वां सवाल है, सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की या आरंभ की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर जो 10वां हमारा आंसर है इसका आंसर हो जाएगा 10वें का ए ऑप्शन, यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि व्यवस्था आरंभ की। अगला हमारा 11वां सवाल है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1791,
1793, 1792 और 1794। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यानी ब है जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1793 के अंदर है जो बंगाल में इस्टमरारी बंदोबस्त लागू हुआ। अगला 12वां सवाल है, बाहरी लोग को संथाल लोग क्यों क्या कहते थे? बाहरी जो लोग थे उनको संथाल लोग है वो क्या कहते थे? परदेसी, अंग्रेजी बाबू, दिक्कू, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा 12वें सवाल का वो हो जाएगा स ऑप्शन यानी दिक्कू कहते थे। अगला हमारा 13वां सवाल है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ब है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। भारत में कहाँ से किया? कमेंट में करके बताइएगा लिख करके कि भारत में गांधी जी ने है जो सत्याग्रह पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया। अगला हमारा 14वां सवाल है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा के कुल सत्र कितने हुए थे? 11, 19, 21, 17। तो 11 सत्र हुए थे। ये हमारा थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एबीसीडी से रिलेटेड। अब हमारा दूसरा सवाल है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहाँ पर हमारा पहला रिक्त स्थान है, धर्म के प्रचार के लिए रिक्त स्थान दिया है नामक विशेष अधिकारियों की जो नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर धम्म महामते होते उसकी जो यहाँ पर नियुक्ति की गई थी, इसमें धम्म महामत हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया रिक्त स्थान महाभारत का उपदेशात्मक अंश है, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भगवत गीता जो महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। फिर है तीसरा रिक्त स्थान, तो यहाँ पर हो जाएगा सुत पिटक नामक ग्रंथ में एक मीचक वर्णित है जो ये बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। अगला चौथा रिक्त स्थान है शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी। फिर रिक्त स्थान दिया थी, तो यहाँ पर थी सुल्तान जहां बेगम। पांचवा रिक्त स्थान है बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकावा गांव था जो रिक्त स्थान दिया नदी के पास था, तो यहाँ पर आ जाएगा रावी नदी। अगला हमारा सवाल है छठा रिक्त स्थान, जो यहाँ पर रिक्त स्थान देकर के शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता, तो यहाँ पर हो जाएगा गजपति का शाब्दिक अर्थ है जो हाथियों का स्वामी होता है। अगला सातवां सवाल है मुगल काल की भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए रैयत या रिक्त स्थान दिया शब्द का जो प्रयोग है वो करते थे, उपयोग करते थे, तो यहाँ पर करते थे मुजरियान शब्द का जो उपयोग करते थे। अब हमारे अगला तीसरा सवाल है वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसके अंदर पहला सवाल है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? वेरी मोस्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो 26 चिन्ह हैं। लगभग कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह हैं। अगला दूसरा सवाल है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं दो महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी लिखिए। तो अंग हो गया और अंग की राजधानी हो गई चंपा और मगध की राजगृह या राजगीर, यह इसकी राजधानी हो गई। फिर है तीसरा सवाल आरंभिक समाज में बहिर्विवाह जो पद्धति से क्या तात्पर्य था? तो गोत्र से बाहर विवाह करने को ही क्या कहते हैं? बहिर्विवाह का पद्धति कहते हैं। अगला चौथा सवाल है वो है हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? तो हस्तिनापुर में यहाँ पर किया गया था जो बीबी लाल के नेतृत्व में। अगला मोस्ट सवाल है स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तो स्त्री धन विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का जो स्वामित्व माना जाता था और इससे स्त्री का जो धन है वो कहा जाता था। अगला सवाल है इब्न बतूता ने भारत की किस प्रणाली की कुशलता का जो उल्लेख किया है वो क्या है? डाक प्रणाली का। यह भी मोस्ट सवाल है। अगला सवाल है दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का जो समर्थन है वो किया है? तो वह ब्राह्मणीय तथा भक्ति परंपरा जो परंपरा का समर्थन किया है। अगला आठवां सवाल है विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण हौज क्या कहलाता था? तो यहाँ पर हौज कहलाता था कमलम जो कमलपुरम जलाशय है उसको कहा जाता था। अगला हमारा 9वां सवाल है महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? तो यहाँ पर
आंसर हो जाएगा हमारा कि महात्मा गांधी ने नमक को मुद्दा बनाया क्योंकि औपनिवेशिक सरकार अर्थात अंग्रेजी सरकार ने जो लोगों के ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया था। उसके लिए जो गांधी जी ने सत्याग्रह में नमक का मुद्दा उठाया और बनाया। अगला हमारा सवाल है वो है गवर्नमेंट 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 ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार 11 में से कितनी जो प्रांतों में है वो बनी है। तो 8 प्रांतों के अंदर है जो 11 में से जो 11 प्रांत है उनमें से कांग्रेस की जो सरकार है वो 8 प्रांतों के अंदर बनी अर्थात 8 राज्यों में बनी थी। अब हमारा खंड ब है जहाँ पर लघुतरात्मक सवाल है जिसमें शब्द सीमा है हमें 50 शब्दों के अंदर लिखना है। तो चौथा सवाल हो जाएगा यहाँ खंड ब का कि स्तूपों की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ऐसी जगह जिन्हें पवित्र माना जाता था उन जगहों पर बुद्ध से जुड़े जो कुछ जन अवशेष हैं जो जैसे कि अस्थियां या सामान गाड़ दिए जाते थे, इन टीलों को ही क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। और स्तूप की विशेषताएं देखिए कि वस्तु का जो स्तूप का है जन्म एक गोलाई लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, वह छज्जे जैसा ढांचा होता था। फिर हर्मिका से एक मस्त मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते हैं, यष्टि कहते थे, जिस पर एक छतरी लगी होती थी। फिर टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से है जो अलग करती थी। अगला हमारा 5वां सवाल है वो है बौद्ध दर्शन की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर कि संसार में दुख मनुष्य के जीवन का जो अंतर्निहित तत्व है, घोर तपस्या और जो विषया शक्ति के बीच है मध्यम मार्ग का है जो अनुसरण करते हुए मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है और आत्मा विहीन यानी आत्मा है और क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी स्थायी है जो शाश्वत नहीं है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पंच महावर्त से आप क्या समझते हैं। पंच महावर्त, तो पंच महावर्त में जैन दर्शन के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जो जरूरत होती है यह संसार के त्याग से ही है जो संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया और विहारों में रहने वाले जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य यानी अमृतसर और धन संग्रह न करना, इन्हें जी क्या कहा जाता है, जैन धर्म के अंदर है जो पंच महाव्रत कहा जाता है। पंच महाव्रत कौन कौन से हो गए यहाँ पर, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन है जो संग्रह नहीं करना, ये जो पंच महाव्रत है। अगला हमारा सवाल है स्थापत्य के कौन से अभिलक्षणों पर इब्न तुता है उसने ध्यान दिया। तो यहाँ पर स्थापत्य के जो इब्न तुता हैं स्थापत्य कला के विभिन्न अभिलक्षणों पर है जो इसने ध्यान दिया, जैसे कि किले की प्राचीर, प्राचीर में खिड़की, प्राचीरों में उपलब्ध विभिन्न सामग्री, प्राचीरों तथा उनके निर्माण की वास्तुकला, किले की विभिन्न प्रवेश द्वार, मेहराब, मीनारे, गुंबद, इन पर जो है इब्न तुता ने ध्यान दिया था। अगला सवाल है अल बिरूनी के यात्रा वृतांत लिखने के उद्देश्य लिखिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अल बिरूनी की जो यात्रा वृतांत है उसके उद्देश्य लिखने हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य हो जाएंगे कि उन लोगों की सहायता करना जो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, और दूसरा है कि ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह करना जो हिंदुओं के साथ संबंध होना चाहते थे। अगला हमारा सवाल है विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो विजयनगर की जो एक विशाल किलेबंदी थी, इसमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेर रखा था। इस किलेबंदी का जो 3 घेरा बनाया गया था, इस किले का जो पहले किलेबंदी से जुते हुए खेतों को
दूसरी किलेबंदी से नगरीय केंद्र की आंतरिक भाग और तीसरी जो किलेबंदी और शासकीय केंद्र को घेरा गया था। अगला हमारा 10वां सवाल है वो है मंजिल आबादी और शिहब आबादी से आप क्या समझते हैं। तो मंजिल आबादी यानी मंजिल के नाम से, मंजिल आबादी है जो मंजिल आबादी के नाम से पहला ग्रंथ शाहो घर परिवार और उसके रख रखाव से संबंध रखता है, यानी घर परिवार से रिलेटेड। और शिपह जो आबादी है वो दूसरा भाग, ये शिपह आबादी यानी सैनिक व नगरीय प्रशासन के और जो नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। और इस भाग का शाही अधिकारी यानी मनसबदारों और विद्वानों, कवियों और कलाकारों की जो संक्षिप्त जीवनी है वो सम्मिलित हैं। अगला सवाल है अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो अकबर के शासनकाल में जो भूमि का वर्गीकरण है वो 4 भागों के में जो किया गया था। इसमें पोलज, प्रोती, चज्जर और बंजर है, ये 4 भागों के अंदर इन भूमियों को बांटा गया था। अगला सवाल है यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर दोयों का हमें आंसर लिखना था, 2 भूमियों का जो वर्गीकरण। तो यहाँ पर पोलज का हो जाएगा भूमि पोजल पोलज, जो पोलज भूमि में एक के बाद एक हर फसल की जो वार्षिक खेती होती थी जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। और परोती परोती जमीन पर कुछ भी जो दिनों के लिए है वो खेती रोक दी जाती थी और वह अपनी खोई हुई उर्वरा शक्ति वापस पा सके, इसके लिए जो है जमीन छोड़ी जाती थी। अगला सवाल है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी, किन्हीं 2 को है जो वर्णन है यहाँ पर हमें करना है। तो रैयतवाड़ी यानी इस प्रणाली के जो अंतर्गत है राजस्व की राशि को तय कर दिया गया जिससे प्रत्येक जमींदार द्वारा जमा कराना जो आवश्यक था। दूसरा हो जाएगा भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात है जो निर्धारित किया जाता था। अगला 13वां सवाल है वो है भाड़ा पत्र क्या था। तो भाड़ा पत्र जब किसान ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो उसके पास अपना सर्वस्व जो जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के लिए अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था, लेकिन जीवन यापन हेतु खेती करना जरूरी था। इसलिए उसने ऋणदाता से जमीन, पशु या गाड़ी पर किराए पर ले लो। इसके लिए उसे एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था, इसके जिसमें ये लिखा होता था कि ये जो पशु हैं और गाड़ियाँ उनकी अपनी नहीं हैं। अगला हमारा 14 नंबर सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं 2 का है जो उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर मोस्ट सवाल है ये 1857 की क्रांति जो हुई थी उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो सैनिकों में असंतोष के प्रमुख कारण क्या थे, तो इन 2 कारणों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला तो ये कारण हो जाएगा यहाँ पर कि सैनिकों को जो वेतन है और राशि है वो कम दी जाती थी और समय पर है उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी। और दूसरा कारण ये हो जाए कि जो 1856 में सैनिकों को अंग्रेजी सरकार द्वारा जो एनफील्ड राइफल्स दी गई थी उसमें ऐसी अफवाह थी कि इसके जो कारतूस होते थे उन पर गाय और जो सूअर की जो चर्बी लगे खोल थे जिससे जो है मुंह से खींचना पड़ता था। और जिसमें इससे क्या था, हिंदू और जो मुस्लिम थे वो दोनों के धर्मों को जो है धर्म है वो भ्रष्ट होने लगा था, भ्रष्ट होने का जो भय था उन्हें यानी सैनिकों को, इसलिए उन्होंने जो विद्रोह में जो सैनिकों में जो असंतोष का प्रमुख कारण थे। अगला 15वां सवाल है हमारा कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के रंग भेदभाव के विरोध में सत्याग्रह का सहारा लिया और उन्होंने वहाँ विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का जो प्रयास किया। और गांधी जी ने उच्च जातीय भारतीयों से जो दलितों एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार न करने के लिए चेतावनी दी। वास्तव में दक्षिण अफ्रीका का ही उनके सत्याग्रह को प्रथम पाठशाला बना तथा उन्हें ही जो है महात्मा बना दिया था। फिर खंड 6 है हमारा जहाँ पर 16वां सवाल है कि आरंभिक राज्यों में शासकों ने सिंचाई के प्रबंध क्यों किए समझाइए। और अथवा में अभिलेख
शास्त्रियों की जो किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम जो अभिलेख शास्त्रियों की जो समस्याएँ हैं इन पर देख लेते हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6 टू 12 में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर जो अभिलेख शास्त्रियों का जो प्रमुख समस्या हैं, कभी-कभी अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल या कठिन हो जाता था। फिर अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना भी हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यद्यपि अभिलेख हजारों की संख्या में प्राप्त हुए, परंतु सभी के न तो अर्थ निकाले जा सके और न ही उनके जो अनुवाद है वो किए गए हैं। अगला सवाल है हमारा 17वां, वो है बोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा के विकास में क्या योगदान दिया, और तो अथवा के अंदर दिया है वो है समुदायों का वर्गीकरण जो लोगों के जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं, बाकी का जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों के नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से में आग्रह किया, क्यों और अथवा में है, यानी 18वां क्वेश्चन है ये। और उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोह योजनाबद्ध समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। तो हम यहाँ पर 18वें का जो पहला जो है सवाल, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से में जो आग्रह किया वो क्यों किया गया, इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए विद्रोहियों के पास है जो न कोई सर्वमान्य नेता था और न ही कोई संगठन था, इसलिए विद्रोहियों ने जो ऐसे लोगों का नेतृत्व प्राप्त किया जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि दिल्ली में जो विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से अपना नेतृत्व करने की जो दरख्वास्त की, यानी जो यहाँ पर दरख्वास्त की, जिसे बहादुर शाह ने ना नौकर के बाद मंजूरी में नाम मात्र का नेता बनना स्वीकार किया। और अगला है पर कि कानपुर में विद्रोहियों के दबाव के कारण नाना साहिब को नेतृत्व का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कि झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई तथा बिहार में आरा की स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की को जो आम जनता के दबाव के कारण है जो बगावत की जो बागडोर है वो संभालनी पड़ी। फिर हमारा सवाल है 19वां, वो है कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखिए। गांधी जी किसानों के उद्धारक के रूप में, और दूसरा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और अथवा में दिया है कि समाज सुधारक के रूप में गांधी जी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पर आंसर है हम देख लेते हैं चारों ही कि मोस्ट सवाल है ये। तो गांधी जी किसानों के उद्धारक के रूप में तो हो जाएंगे कि गांधी जी किसानों में बहुत लोकप्रिय थे। गांधी जी को है जो गांधी बाबा, गांधी महाराज, सामान्य महात्मा आदि नामों से पुकारते थे। और गांधी जी किसानों के लिए है जो एक उद्धारक के समान थे, जो उनको भू राजस्व की जो ऊंची दरों को और दमनकारी अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले तथा उनके जो जीवन में मान मर्यादा तथा स्वायत्ता की जो वापस है वो लाने के वाले थे। और गांधी जी की जो सात्विक शैली तथा साधारण वेशभूषा किसानों को प्रभावित करती थी। अगला हमारा दूसरा पॉइंट इसका ही है जो है प्रथम गोल सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर भारतीय संविधान पर विचार करने के लिए लंदन में नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। वह समय था जब भारत में के जो प्राय सभी प्रमुख नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल में बंद थे। इस सम्मेलन में प्राय कुछ सांप्रदायिक समस्याओं पर ही चर्चा हुई और इस सम्मेलन में दुर्भाग्य से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। और अथवा में दिया हुआ है कि समाज सुधारक के रूप में गांधी जी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी जो महान समाज सुधारक भी थे और उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से है उन्हें मुक्त होना पड़ेगा। और उन्होंने
जो लोग हिंदू मुसलमान के बीच सौहार्द पर बल दिया, यानी उनके बीच में आपसी प्रेम पर बल दिया, भाईचारे पर। और उन्होंने जो विदेशी वस्त्रों के है जो बहिष्कार और स्वदेशी के लिए जो अपनाने तथा खादी पहनने पर है जो अधिक है जो बल दिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो भारत में जिन दिनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ब्रिटिश सरकार ने लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया, परंतु कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया। सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। फिर इसके आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। दोस्तों कमेंट में बताया कि जो ये तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो भारत का ऐसा व्यक्ति कौन था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला हमारा 20वां सवाल है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, विवेचना कीजिए, अथवा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का जो है विवेचन कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इसके पॉइंट है वो देख लेते हैं दोनों प्रश्नों के। तो मोहनजोदड़ो को नियोजित एक शहर था, इसमें जो पॉइंट हो जाएंगे जैसे नगर का जो 2 भागों में विभाजित होना, तो ये 2 भागों में विभाजित था, निचला शहर और नियोजित नगर का नियोजन किया जाना, ये इसके 3 पॉइंट हो जाएंगे। फिर है अथवा का उत्तर जो है समाज का वर्गीकरण, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा उसमें परिवार, भोजन, वेशभूषा, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, आमोद, ये जो मर्तक संस्कार, ये पॉइंट है इसके हो जाएंगे। इन पॉइंटों के आधार पर ही जो आपको जैसे कॉपी के आंसर लिखना है, इस प्रकार से पॉइंट बना करके आंसर को लिखना है। अगला हमारा जो 21वां सवाल है वो है, संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से किस प्रकार प्रभावित हुई और भारतीय संविधान की रूपरेखा को संक्षेप में बताइए। और अथवा में संविधान निर्माण से पूर्व के वर्ष भारत के लिए जो बहुत उथल पुथल वाले थे, तो उपयुक्त कथन के समर्थन में उदाहरण के जो सहित अपना तर्क लिखिए। तो इसका आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अगला हमारा सवाल है वह 22वां की भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। 22वां क्वेश्चन है आपके रिलेटेड है, वो है मानचित्र से, जहाँ पर दिया गया है कि मिदनापुर, सोपारा, गोरखपुर, ग्वालियर, नागपुर, और अथवा में दिया गया है आरकोट, कानपुर, सहारनपुर, गिरनार और सारनाथ। तो मानचित्र के अंदर हम इससे भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्वालियर है, तो ग्वालियर कहाँ पर है, तो ग्वालियर है जो यहाँ पर है मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो गोरखपुर है ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर है, गोरखपुर। फिर है नागपुर, तो नागपुर यह पर कहाँ पर आ जाएगा, नागपुर हमारा हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर। और सोपारा है ये भी है जो महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। फिर है मिदनापुर, जो मिदनापुर है ये है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये जो 5 बिंदु दिए गए थे, ग्वालियर, गोरखपुर, सोपारा, नागपुर और दिनारपुर जो पहला था। और अथवा का जो आंसर है वो इस प्रकार से हमें भरना है कि सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ पर है, तो सहारनपुर यहाँ पर है जो यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। और फिर कानपुर है ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। कानपुर मोस्ट स्थान है, ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। सारनाथ भी मोस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट यहाँ पर स्थान है जिस इस मैप के जरिए से, तो यहाँ पर सारनाथ है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर है गिरनार, गिरनार ये जो है गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। और फिर है आरकोट, तो आरकोट कहाँ पर है, आरकोट ये है जो तमिलनाडु के अंदर है। तो इस प्रकार से हमें जो ये मैप भरना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का पेपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों और पेपरों को देख सकें। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।